बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं MD-CAT 2025 की लेक्चर सीरीज। और ये लेक्चर सीरीज आपके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि इसमें जो भी MD-CAT के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बड़े ऑर्गेनाइज मैनर में पावर पॉइंट की स्लाइड के ज़रिए आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये लेक्चर्स बड़ी मेहनत के बाद बनाए गए हैं, तो उम्मीद है कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का, मोशन एंड फोर्स का। इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हर कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड MCQs भी डिस्कशन किए गए हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्टेंस को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। लेंथ ऑफ अ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटी टेस्ट के हवाले से। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो इन एनी पाथ। डिस्टेंस किसी पाथ में जीरो नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट जो सा है वो स्पेसिफिक केस में जीरो हो सकता है। ये फार्मूलाज हैं इनके जो हम इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं S इज इक्वल टू V एवरेज इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पोजीशन वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली आपने क्या पढ़ रखा है? आपने ये फार्मूला पढ़ रखा हुआ है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहां पर ये पोजीशन वेक्टर 2 माइनस पोजीशन वेक्टर 1 है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इन अ स्ट्रेट पाथ और क्लोज पाथ डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ऑफ द बॉडी कवर। बॉडी जितना फासला तय करती है हम उसे डिस्टेंस कहते हैं। अगर कोई बॉडी 5 मीटर फॉरवर्ड मूव कर रही है और 5 मीटर रिवर्स मूव कर रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? उसने टोटल डिस्टेंस 10 मीटर का कवर किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्लोज पाथ के अंदर या किसी भी क्लोज शेप में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जैसे अगर बॉडी 5 मीटर अपवर्ड मूव करती है और 5 मीटर ही डाउनवर्ड मूव करती है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करती है और स्टार्टिंग पॉइंट पर ही वापस आ जाती है। तो हम इस केस में बोलेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो सा है वो जीरो के इक्वल है। जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव इन मैग्नीट्यूड एज इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बेटा, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी डिक्रीजिंग भी नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि हम एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वापिस आते वक्त उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। तो नीचे आते हुए उसकी डायरेक्शन नेगेटिव और ऊपर जाते हुए उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो ऐसी सूरत में हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिखेंगे जब उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। लेकिन अगर इसी केस में डिस्टेंस की बात करें तो बॉडी अपवर्ड जाते हुए भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है और बॉडी डाउनवर्ड आते हुए भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। लिहाजा डिस्टेंस जो है वो तो आपका हमेशा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। जी स्टूडेंट, डिस्टेंस की 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अगर आप लाहौर से मुल्तान ट्रैवल कर रहे हैं तो डिफरेंट आप पाथ के जरिए गुजरते हैं, वो स्ट्रेट पाथ नहीं होता। तो कहीं पर आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होती है और किसी जगह पर आपकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड होती है। तो जहां पर आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब है कि आप 1 सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। और जहां पर आपकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब है कि आप वहां पर 1 सेकंड में 9 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो टाइम तो इक्वल इंटरवल है, लेकिन तय करदा जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो डिफरेंट है। तो डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यूज बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। इसकी काफी सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं है। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। इस स्ट्रेट लाइन पाथ में आप ऑलवेज यूनिफॉर्म वैल्यू के साथ मूव करते हैं।
लिहाजा डिस्प्लेसमेंट की हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान में सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यूनिट हमारे पास होता है मीटर और डायमेंशन इसकी है दोनों की लेंथ। यानी यहां से एक बात आपने याद रखनी है कि दोनों की क्वालिटेटिव नेचर सेम है। अगर आपने फर्स्ट ईयर का डायमेंशन का टॉपिक पढ़ रखा है तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि डायमेंशंस आर द क्वालिटेटिव नेचर, तो दोनों की क्वालिटी क्या है, सेम है। दोनों सूरतों में आप डिस्टेंस ही कवर कर रहे होते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ फासला तय कर रहे होते हैं। तो ये वो सारे की पॉइंट्स हैं जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आप स्टूडेंट्स को आने चाहिए। अगर आपके पास आप इस पूरे डाटा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज सीखो ऑनलाइन के ऊपर जाकर आपको ये स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी ये स्क्रीनशॉट्स नहीं मिलते तो आप मुझे यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। इस ईमेल के जरिए आपको जो सा है वो ये सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ताकि आप इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखें। If a person walk in a circle and comes to its initial point, what should be its displacement? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो बेटा देखिए, अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका सेम होता है। तो यहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0 आएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इसका आ जाएगा 0। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट या ट्रू? पहली स्टेटमेंट है डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा लेस देन डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ है। अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें तो वो हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा ये बात। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल? नो, इट कैन बी इक्वल। ये इक्वल हो सकते हैं बट इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे लेकिन ये हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। सी आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी 0। अभी ऊपर हमने ये पॉइंट रीड किया है, अच्छी तरह से समझा है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। और आखिर में है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। रीजन क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है और इट कैन बी इक्वल व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये वही पॉइंट है जो अभी मैंने बी पॉइंट में आपके साथ शेयर किया। तो कॉन्सेप्ट है ये, एमसीक्यूज की सूरत में यहां पर एक्सप्लेन है, तो आप इसको नोट कर लें कि इट कैन बी इक्वल व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। अ गर्ल वॉक्स 5 मीटर फॉरवर्ड एंड देन कम्स बैक 5 मीटर टू हर स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें। जब कोई बॉडी 5 मीटर फॉरवर्ड चल रही है और 5 मीटर वापस आती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो टोटल डिस्टेंस तो उसका हो जाएगा 10 मीटर का, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के केस में हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं या पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर 2 माइनस पोजीशन वेक्टर 1, दोनों की मैग्नीट्यूड का नेट आंसर क्या आएगा? 0। तो राइट आंसर आपके पास आ जाएगा बी, 10 मीटर डिस्टेंस कवर होगा और डिस्प्लेसमेंट इसका आएगा 0 मीटर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि 0 मीटर में डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर हमेशा आर्बिट्रेरी लिखा जाता है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम, किसी भी डायरेक्शन में। जैसे ये एक डॉट है, इस डॉट की डायरेक्शन लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी। तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यानी रैंडम डायरेक्शन। अच्छा जी, ये स्लाइड एमडी कैट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ई कैट के बच्चे भी इन स्लाइड से फायदा उठा सकते हैं। क्या है जी? सर्कल, डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0।
डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो कितनी होगी, 0 को 2 पाई r से डिवाइड करेंगे, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो हमेशा कितनी आती है, इन्फिनिटी आती है। सेमी सर्कल के अंदर डिस्टेंस कितना आएगा, 2 पाई r को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा पाई r। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखें इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, ये पहला पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट। अगर कोई बॉडी इनिशियल पॉइंट से सेमी सर्कल में ट्रेवल करते हुए इस पॉइंट बी पर आती है तो ये 1r का रेडियस और ये 2r का रेडियस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कितना हो जाएगा, 2r आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपके पास, 2r। अब आप निकालें डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r है, डिस्टेंस कितना है, पाई r, दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2/पाई। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो कितनी आ जाएगी आपके पास, पाई/2। उसी का इनवर्स है। सर्कल के थर्ड हिस्से में क्या होगा, अगर एक बॉडी ए पॉइंट से चलती है, सेमी सर्कल पूरा करती है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट पूरा करती है, यानी 270 डिग्री पूरा करती है, तो ऐसी सूरत में डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, 2 पाई r/3, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। तो देखें ये आपका इनिशियल वैल्यू, ये आपकी फाइनल वैल्यू, दोनों के दरमियान में, दो पोजीशन वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला। दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, इनकी आर्क लेंथ आपने मालूम करनी है, ये वाली जो डॉटेड से रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, ये आर्क लेंथ जब आप निकालेंगे तो थीटा जो एंगल आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट का, 2r sin θ/2, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 60 डिग्री आंसर आएगा, sin 60 √3/2 के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा √3r। अब आप इसकी निकालें डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो, √3r को डिवाइड करेंगे 2 पाई r/3 से, तो आंसर आपके पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो 2 पाई ओवर 3 है, तो उसका ही इनवर्स होगी। ठीक है, और लास्ट पर है हमारे पास सर्कल का चौथा हिस्सा, 2 पाई r/4, पाई r/2 से आप इसको डिवाइड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखें ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो टोटल आपने क्या मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर मालूम करना है, तो ये ट्राइंगल का क्या बनता है, ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस बनता है। अगर आप इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस निकाल लें तो इस पॉइंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लेंगे। ये रेडियस कितना आपके पास r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r² + r² अंडर रूट, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपके पास, 2r आ जाएगा। अब आप रेशो निकालें डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की, पाई r/2 डिवाइडेड बाय 2r, आपके पास कितना आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4/पाई आएगा। और आखिरी हमारे पास शेप है ट्रायंगल की, ट्रायंगल का डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ए से बॉडी चली, बेस पे कितना फासला तय किया, हाइपोटेन्यूस पे कितना फासला तय किया, परपेंडिकुलर पे कितना किया, वो इसका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है क्लोज पाथ के अंदर, पॉइंट ए से बॉडी ने चलना शुरू किया और पॉइंट ए पर ही बॉडी ने रिटर्न वापस आ गई, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस आपके पास 0 आएगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर बताए, ये वाले सारे, अब आपके लिए नेमत ये है कि ये देखें, ये एक टेबल में मैंने कंपाइल कर दिए हैं, ऊपर आपको कैलकुलेट भी करने आने चाहिए, लेकिन टाइम सेव करने के लिए अगर आप ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और टेबल आपको याद हो जाता है, तो फिर जो सा है वो आपके लिए MTCAT के MCQ सॉल्व करना बड़े आसान होंगे। कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस 2 पाई r, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो 0, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो इन्फिनिटी। सेमी सर्कल पाई r, डिस्प्लेसमेंट 2r, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो 2 पाई एंड डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो पाई/2। 3/4 सर्कल, 2 पाई r/3 √3r, 3√3/2 पाई एंड 2 पाई √3 ये आपके पास आ जाएगा सर्कल, 1/4 सर्कल। और इसी तरह ट्राइंगल की वैल्यू
डिस्टेंस 3d, यानी अगर एक साइड को मैं d से रिप्रेजेंट करूं और सारी साइड्स इक्वल हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस 3d। डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो 0 और डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो इन्फिनिटी। तो ये इस पूरे टेबल में आपके पास क्या होता है, एमसीक्यूज की सूरत में आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर ये स्लाइड्स आपको चाहिए तो आप मेरे इसी नाम से फेसबुक पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से ले सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सब्जेक्ट के हवाले से आपको कोई मदद चाहिए तो आप इसी ईमेल के जरिए मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आपको ईमेल के जरिए बता दिया जाएगा कि आपका जो भी आपकी मदद होगी वो आपको लाजमी दी जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे अब चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को सबसे पहले डिफाइन करें। वेलोसिटी क्या है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी को देखेंगे तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। उसके बाद स्पीड क्या है, स्पीड हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूलाज देखें, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, स्पीड देखें डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वी एवरेज का एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये डेल्टा है। डेल्टा का मतलब यहां पर क्या होता है, डेल्टा का यहां पर मतलब होता है वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन हमेशा चेंज में होता है, ठीक है, वेलोसिटी का चेंज होता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं, कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो आगे चल के कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कशन होंगे जहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कहलाती है। सिंगल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कभी एक्सेलरेशन नहीं होती। नेक्स्ट देखें, वेलोसिटी की इंस्टेंट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू व्हेन टाइम अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। वी इंस्टेंटेनियस, ये भी वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डायरेक्शन है, इसकी भी वेक्टर क्वांटिटी लिखी जाती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है, यूनिट और डायमेंशन इसी फॉर्मूला से, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, टोटल यूनिट मीटर पर सेकंड, एल टी माइनस 1 डायमेंशन पर यूनिट सेकंड। इसी तरह मीटर पर सेकंड और एल टी माइनस 1 डायमेंशन, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस 2। अच्छा जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन देखें, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा याद रखिएगा, जब बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, अगर कोई बॉडी ए से बी तक और बी से सी तक जाती है, टाइम लेता है 1 सेकंड पहला इंटरवल, टाइम लेता है 1 सेकंड दूसरा इंटरवल, डिस्टेंस कवर होता है 1 मीटर का, डिस्टेंस कवर होता है 1 मीटर का। ऐसी सूरत में आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बोलेंगे सेम, डायरेक्शन पहले इंटरवल पर हॉरिजॉन्टल, दूसरे इंटरवल पर हॉरिजॉन्टल, तो दोनों की डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये वाली इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ शुड बी सेम, तब हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और सेम यही डेफिनेशन जो सी है वो स्पीड के लिए भी है, लेकिन स्पीड में चूंकि हम डायरेक्शन नहीं पढ़ते तो सिर्फ डायमेंशन यानी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। बच्चे ये समझते हैं कि मैग्नीट्यूड का इक्वल होना ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नहीं भाई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का इक्वल होना वेलोसिटी में यूनिफॉर्म होता है। अगर दोनों में से कोई एक चीज में भी डिफरेंस आ जाए तो फिर आपकी वो बॉडी यूनिफॉर्म नहीं कहलाती है। ये देखें नीचे पॉइंट भी मैंने ऐड किया हुआ है, क्या है, डायरेक्शन मस्ट बी सेम एंड मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल इन ऑल इंटरवल, तो तब जाकर वो बॉडी आपकी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी।
और स्पीड में सिर्फ एक ही डिस्कशन है मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल इन ऑल इंटरवल्स। अच्छा जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड का एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहता है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, बेटा हमने ऊपर पढ़ा था कि नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड आर्बिट्रेरी होती है। बेटा तवज्जो करनी है, यहां पर ये नल वेक्टर नहीं है, ये जीरो भला कौन सा है, ये मैग्नीट्यूड का जीरो है। देखें, अगर एक बॉडी का पहले इंटरवल पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, दूसरे इंटरवल पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो नेट एक्सेलरेशन उसका कितना आएगा, 1 - 1 = 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कहां गई, बेटा याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हेन बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर एक बॉडी 1, 2, 3 मीटर पर सेकंड बढ़ती स्पीड के साथ आगे जा रही है, तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में पैरेलल होंगे डायरेक्शन में। और यहां पर मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी, 3 के बाद वेलोसिटी आ गई 2, 2 के बाद फिर आ गई 1, यानी कम हो रही है। तो ऐसी सूरत में वेलोसिटी तो फॉरवर्ड ही रहेगी, गाड़ी कुछ देर के बाद आगे सेम डायरेक्शन में आगे जाते हुए रुकेगी, लेकिन हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट लिखते हैं और एंटी पैरेलल आता है। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोगों ने यहां पर याद रखनी है। कौन कौन सी, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, एक जैसी रहती है। और जब बॉडी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही हो, तो ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, एंटी पैरेलल कहते हैं, और एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने, और ये हमारी किताब पे कहीं नहीं लिखे हुए, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है, ये आप लोगों की मेहनत है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन से अगली स्लाइड हमारे पास है वेरिएबल वेलोसिटी की। अब वेरिएबल वेलोसिटी भी एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। हमने यही पढ़ा कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है या डिस्टेंस कवर करती है, तो हम उसे कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड। तो ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर बॉडी का अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना, वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड में चेंज है। बेटा याद रखिएगा, इसके कितने केस बन सकते हैं। इसके नंबर 1, मैग्नीट्यूड में चेंज। ठीक है, बॉडी मुसलसल मैग्नीट्यूड में चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ए से एक कार पॉइंट बी तक आई, पॉइंट बी से सी पर आई, टाइम इंटरवल 1 सेकंड ही रहा दोनों का। पहले इंटरवल पर उसने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया, दूसरे मरहले के अंदर उसने 12 मीटर का फासला तय किया, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो अब आप इसकी वेलोसिटी निकालें, ये कितनी आएगी, 4 मीटर पर सेकंड। इस इंटरवल पर वेलोसिटी निकालें, यहां पर कितनी थी 4, इधर कितनी थी 12, 12 - 4 कितनी आएगी 8। तो यहां उसने सेकंड इंटरवल पर कितनी वेलोसिटी की, 8 मीटर पर सेकंड। तो ये कहलाएगी वेरिएबल वेलोसिटी चेंज इन मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एक तो ये केस है। दूसरा केस कौन सा है, मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहे। पॉइंट ए सर बी पर आया, बी से सी पर आया, सी से ए पर आया, जिग जैग पहाड़ जो सा है वो चलते जा रहे हैं। तो पहले इंटरवल पर डायरेक्शन फॉरवर्ड थी, दूसरे इंटरवल पर डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, तीसरे के अंदर डायरेक्शन दोनों के दरमियान में, फिर चौथे इंटरवल पर फॉरवर्ड। तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो हम उस सूरत में भी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेरिएबल वेलोसिटी के ये दो केस है। तीसरा केस कौन सा है वेरिएबल वेलोसिटी का, ये वाला। अगर टाइम इंटरवल भी अनइक्वल हो जाए और बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो हम उसको बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। बॉडी की डायरेक्शन भले सेम है, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, वेलोसिटी 4, दूसरा टाइम इंटरवल
2 सेकंड, वेलोसिटी कवर की उसने 16। तो आप देखें पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड आएगी, दूसरे में कितनी आएगी, 16 माइनस 4 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। तो अब इस सूरत में टाइम इंटरवल भी डिफरेंट है और बॉडी की वेलोसिटी भी क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज आ रही है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम इसको भी बोलेंगे ये क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है। अब इसी केस में डायरेक्शन डिफरेंट वाला भी केस आप डिस्कशन कर सकते हैं कि पॉइंट ए से बी पर गए, बी से सी पर आए, सी से डी पर आए, हर जगह पर डायरेक्शन क्या हो रही है, डिफरेंट। मैग्नीट्यूड भले सेम रहती है या नहीं रहती, वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। सेम यही काम और सेम यही डेफिनेशन स्पीड के लिए है। अगर अनइक्वल इंटरवल पर बॉडी अनइक्वल इंटरवल चेंज मैग्नीट्यूड में करे तो वो क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड में चेंज ज्यादातर स्पीड से डील किया जाता है और वेलोसिटी में जो है वो ज्यादातर डायरेक्शन का चेंज डील किया जाता है। तो ये बुनियादी डिफरेंस है दोनों में। इस उम्मीद के साथ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसे बड़ा वेल एक्सप्लेन किया है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम आगे चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है, देखें भाई, वेरिएबल एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी में चेंज जैसे अभी हमने बताया पहले इंटरवल पर 4 था, दूसरे इंटरवल पर 6 था, तीसरे इंटरवल पर 12 हो, चौथे इंटरवल पर 16 हो, फिर ये उससे अगले इंटरवल पर 32 हो, तो हर इंटरवल पर वेलोसिटी में चेंज डिफरेंट है। इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म चेंज। तो नॉन यूनिफॉर्म इंटरवल में चेंज जो सा है उसका एक्सेलरेशन भी क्या आपके पास आएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा। जैसे देखें हमारे पास दो तरह से वेलोसिटी में चेंज आएगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या है, when a magnitude of velocity is increasing with different interval of time then it is called increasing velocity। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी 4 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड। ऐसी सूरत में हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। और अगर ब्रेक अप्लाई कर दें, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग, तो आपके पास टाइम इंटरवल सेम है, तो हम उसी सूरत में वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन कहलाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम रहता है, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया ये पॉइंट। और नेगेटिव एक्सेलरेशन में डायरेक्शन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के क्या रहता है, ऑपोजिट। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं। व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो उस सूरत में वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन क्या होगा। सर्कुलर पाथ में याद रखिएगा स्पीड तो यूनिफॉर्म हो सकती है, स्पीड तो यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है कि सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव कर रही है तो वो अलोंग द टेंजेंट हमेशा बॉडी मूव करती है। हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन डिफरेंट होता है, हर पॉइंट पर उसका जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो सर्कुलर पाथ में बॉडी कभी भी मूव नहीं करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो हमेशा इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी और स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो सकती है। डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, लिहाजा सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अ नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज डायरेक्शन इज ऑलवेज कीप चेंजिंग। और अगर डायरेक्शन को निग्लेक्ट करेंगे तो फिर हम उसे बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो इन सर्कुलर पाथ, सो वी ऑलवेज डील इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, सर्कुलर पाथ में एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो रहती है। उसकी भी रीजन क्या है, उसकी रीजन भी यही है कि आप डायरेक्शन को देखते हैं। जब बॉडी पॉइंट ए पर है तो डायरेक्शन फॉरवर्ड है, इसी के ऑपोजिट पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो v माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 लिखा जाएगा। डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आता है तो इसका एवरेज हमेशा जीरो ही निकलेगा किसी भी पॉइंट पे। लिहाजा हम सर्कल में एवरेज वेलोसिटी कंसीडर नहीं करते बल्कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। अब ये चार फार्मूलाज हैं,
चार फार्मूलाज चार डिफरेंट कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट या इंटरवल्स इक्वल हो, टाइम इंटरवल इक्वल ना हो, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2v1 v2 v1 प्लस v2 वाला। ठीक है, आप ये वाले फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट या टाइम इंटरवल डिस्टेंस इंटरवल इक्वल नहीं है, टाइम इंटरवल इक्वल है, तो ये फार्मूला कॉमनली आप हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे हैं v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। और तीसरा फार्मूला है कि अगर इंटरवल और टाइम दोनों ही इक्वल ना हो तो फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे s1 s2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। और तीसरा फार्मूला अगर इंटरवल भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है तो फिर एवरेज और इंस्टेंट वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। अब ये फार्मूलाज मैंने दो दो वैल्यूज के लिए लिखे हुए हैं, आप तीन के लिए भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा, इधर आ जाएगा v3, यहां पर आ जाएगा प्लस v3, इसी तरह यहां पर क्या आ जाएगा s3 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा प्लस s3 प्लस v3 आ जाएगा। तो आप इनको n इंटरवल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फार्मूला से रिलेटेड एमसीक्यूज लाजमी आते हैं पेपर में, तो ये फार्मूलाज आप नोट लाजमी करिएगा और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करिएगा। अब आगे चलें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड के टॉपिक में। ये चैप्टर 7 से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी स्पीड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो वाइब्रेशनल मोशन को देखें, मीन पोजीशन पर बॉडी है, मूव करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन ए पर आती है और फिर वहां से एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मीन एक्सट्रीम पोजीशन ए पर उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी 0, मीन पोजीशन पर उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी मैक्सिमम, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन बी पर उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी 0 होगी। एक्सट्रीम पोजीशन ए पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड इक्वेशन ऑफ मोशंस है। एक्सेलरेशन g के इक्वल है, डिस्टेंस जो सा है वो हाइट के इक्वल है, तो ये वर्टिकल बॉडी की बात कर रहा है। वर्टिकल बॉडी में इक्वेशन ऑफ मोशंस में क्या चेंज आएगा, अगर बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो vf इज इक्वल टू vi प्लस gt होगा, और अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो g की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि g और d का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी सेम, g की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और g की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी अगर बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ g मूव कर रही है। ये नेगेटिव साइन है, 2gs इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और यहां पे g नेगेटिव है तो ये बॉडी अपवर्ड के लिए है। दूसरा केस है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है तो vf इज इक्वल टू at आएगा, अगर बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो प्लस gt आएगा, और अगर बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है तो माइनस gt आएगा। यहां पर vi की वैल्यू आप पुट करेंगे। s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर है, और h इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 gt स्क्वायर है। माइनस साइन कब है, जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर और 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर। अब थर्ड केस है vi नॉट 0। ये कौन सा केस है, जब आप बॉडी को फ्रीली फॉल नहीं करते बल्कि आप बॉडी पे कोई इंपल्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। दो केस है कि आप बॉल को हाइट पे पकड़े और सिंपल ड्रॉप कर दे, ये तो है फ्रीली फॉल, इस पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर आप बॉडी को पकड़े और नीचे जमीन पर जोर से धक्का देके मारे तो वो आपकी क्या है, आप बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी और फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी। तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या फर्क आएगा, vi आपकी नेगेटिव 80 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनमें भी gt माइनस आ जाएगा, और बाकी इक्वेशंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के लिए सेम रहेगी। वर्टिकल के लिए आपके पास दो ही आएंगे, प्लस वाली आएगी या नेगेटिव वाली। नीचे थ्रो कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। और 2as vf 0 करेंगे तो बाकी आएगा माइनस vi स्क्वायर, तो 2as इज इक्वल टू माइनस vi स्क्वायर, माइनस 2gs इज इक्वल टू माइनस vi स्क्वायर अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है। तो ये है वो सारी इक्वेशन ऑफ मोशंस जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये शॉर्टकट मेथड्स हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के।
ये कैसे याद होंगी, इनका एक ही तरीका बेस्ट है कि बार बार एमसीक्यूज आप सॉल्व करें। उस तरीके से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके आपको जो सा है वो ये सारी की सारी इक्वेशंस अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। पहला एमसीक्यूज है, इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम साइन, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। मैंने पहले बता दिया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ तो उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहता है। When a body is moving with increasing velocity in straight direction, acceleration is increasing. So velocity and acceleration is positive for both. The ratio of distance to displacement when a body moves in semicircle. तो ये एमसीक्यूज पहले मैंने ऊपर सॉल्व कर दिया है। ये π/2 इसका राइट आंसर है। टेबल में आप इसको देख सकते हैं लेक्चर में पीछे रिवाइज करके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉल बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड when its initial velocity was 0। देखें, जब आप बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ते हैं, फ्रीली फॉल करते हैं, तो अभी मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0। जी की वैल्यू 9.8 है। विदाउट कैलकुलेटर आप करेंगे तो आप 10 कंसीडर कर सकते हैं। पहले 2 सेकंड के बाद आपने बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये इक्वेशन अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। वी आई 0 है तो 1/2 GT होगा। डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। 1/2 9.8 इंटू 2 का स्केयर 10 करेंगे तो 2 का स्केयर 4 इंटू 10 40 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 80 और 80 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आएगा 40 आंसर। क्योंकि 9.8 है तो अप्रोक्सीमेट आंसर 39.2 आएगा। ठीक है, यहां पे ये चीज समझिए, ये एक बॉल है, ये फ्रीली फॉल गिरती है, 2 सेकंड के बाद उसने कितना फासला तय किया। एक तो ये सवाल बनता है। ठीक है, अब अगर ये बॉडी जमीन पर आ जाती है सरफेस के ऊपर तो टोटल इसको टाइम सरफेस पे गिरेगा 4 सेकंड का। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल ये भी बनता है कि ये बॉडी जो सी है वो 2 सेकंड गुजरने के बाद पहले सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक कितना फासला तय करेगी। यानी पहला सेकंड उसने क्रॉस कर लिया, पहले से लेकर दूसरे तक उसने कितना फासला तय किया वो भी बताएं। ठीक है, यानी एक है आफ्टर 2 सेकंड और एक है इन 2 सेकंड, कि दूसरे लम्हे के अंदर उसने कितना फासला तय किया। इससे रिलेटेड आगे एक स्लाइड है तो वहां जाकर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा और उसका शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगा। बल्कि ये एमसीक्यूज देखें, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन सेकंड। तो बेटा इसके लिए जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे वो ये है, वी आई प्लस 1/2 G 2T माइनस 1। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड आपने इसके लिए इस्तेमाल करना है। तो अब जो आपके पास डिस्टेंस आएगा ये सिर्फ वही आएगा जो सेकंड में उसने कवर किया, और वो कितना है 14.7 मीटर का। अब बुलेट शॉट स्ट्रेट अप रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 सेकंड, द इनिशियल स्पीड वाज। ठीक है, एक बुलेट को स्ट्रेट फायर किया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट 10 सेकंड पे आ जाता है। आप देखिए सिर्फ टाइम गिवन है। ये एमसीक्यूज है एमडी कैट के जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। टी गिवन है तो बेटा देखें H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। बुलेट स्ट्रेट अप फायर किया, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 0 आएगा। तो 0 डिस्प्लेसमेंट, VI मालूम करना है, दूसरी तरफ आकर सारा फैक्टर माइनस हो जाएगा, टी से कट जाएगा, बाकी बचेगा VI इज इक्वल टू 1/2 GT। और अब देखें टी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू आपके पास 10, तो सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपके पास क्या है 49 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपके पास टाइम गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट गिवन हो, ठीक है, तो देखिए अब ये कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है कि रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। A body having uniform acceleration 10 meter per second square have a velocity of 100 meter per second। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, ये -1। इन व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी डबल, किस टाइम पर वेलोसिटी जो सी है वो डबल होगी। तो पहले तो सिंगल के लिए निकालें, एक्सेलरेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। टाइम के लिए इसको सॉल्व करें तो VF माइनस VI बाय A, 100 माइनस 0 10 आ जाएगा, T इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 10 मीटर पर सेकंड जो सा है वो इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ देन एक्सेलरेशन विल बी। तो बेटा आप पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 0। अब पैराट्रूपर मूव्स डाउनवर्ड विद, पैराट्रूपर आपके पास हमेशा 0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है, क्योंकि पैराट्रूपर टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आता है। टर्मिनल वेलोसिटी चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट है, तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर लाजमी आएगा। याद रखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर 6 जो सा है वो एमडी कैट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट चूंकि वेलोसिटी का तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी आना चाहिए। ये मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी है, बिकॉज ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी इज ऑलवेज 0 होता है। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी का। ये ऊपर डिस्कशन नहीं किया, यहाँ एमसीक्यूज की सूरत में डिस्कशन होगा, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है। टू कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटा याद रखिएगा जब दो कार्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो सी है वो सम होती है। A1 कार V1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और एक कार V2 वेलोसिटी से मूव कर रही है टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी का आपस में क्या होगा, सम होगा। तो आप लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर आर एडिड। इसी तरह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आर सब्ट्रैक्टेड। तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड वेलोसिटी के आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। An object is allowed to fall under action of gravity. What will be the ratio of distance covered by it after 1 second, second and third second? यानी एक ऑब्जेक्ट 3 इंटरवल पे नीचे गिरता है, फर्स्ट सेकंड के बाद उसका कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का, सेकंड सेकंड के बाद क्या होगा और थर्ड के बाद क्या होगा, ठीक है। और फिर उन तीनों की आपने क्या करनी है, रेशो निकाल लेनी है। तो सबसे पहले तो पहले सेकंड में निकाले, फ्रीली फॉल है, अलाउड फॉल अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो फ्रीली फॉल की बात कर रहे हैं, फ्रीली फॉल में VI 0 होता है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, VI इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर में VI t 0 तो 1/2 GT है। T पहला 1 सेकंड, तो डिस्टेंस आपके पास 5 मीटर। इसी तरह सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 सेकंड के लिए, तो डिस्टेंस आपके पास आएगा 20 मीटर का। इसी तरह सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे थर्ड के लिए, तो डिस्टेंस आपके पास आएगा 45 मीटर का। अब बेटा याद रखिएगा इनकी रेशो निकालेंगे 135, आंसर आएगा अल्फा। बताने में आपको ये लगा था कि अगर मैं यहां पर एक लफ्ज चेंज कर दूं, आफ्टर की जगह पर मैं इस एमसीक्यूज को इन से लिख दूं कि पहले सेकंड में कितना फासला तय हुआ, दूसरे में कितना फासला तय हुआ और तीसरे में कितना फासला तय हुआ। देखें बॉडी ने मूव किया पहले सेकंड में इतना फासला, ठीक है, इसमें फासला बताया उसने कितना तय किया, फिर बॉडी ने मूव किया दूसरे सेकंड में ये डिस्टेंस, ये बताएं कितना कवर हुआ, और फिर बॉडी ने मूव किया तीसरे सेकंड के अंदर ये वाला डिस्टेंस, तो कितना फासला तय किया। ये सिर्फ एक लफ्ज चेंज होना है, तो आपकी ये इक्वेशन जो है वो कैसे चली जाएगी, t की जगह पर क्या आएगा 2t - 1 आ जाएगा, ठीक है, बाकी साथ g रहेगा और 1/2 रहेगा। तो फिर आप इस स्टेट को इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे और इसकी आंसर निकाल के इसके रेशो निकालेंगे। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स है जो छोटे छोटे आप लोगों को अंडरस्टैंड करने होते हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहां तक हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो सिलसिला है वो कंप्लीट होता है। अब अगला पोर्शन हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है। दो ग्राफ हमने पढ़े हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। आज के इस लेक्चर में हम ये दोनों ही कवर करेंगे।